नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है मैथिली शरण गुप्त, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व एवं योगदान। अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग का पहला पाठ मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है और पाठ में सिलेबस में आपके उनकी प्रसिद्ध कविता नर हो न निराश करो मन को आपके पाठ्यक्रम में है। उसी के संदर्भ में आज हम मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं उनके साहित्यिक योगदान की चर्चा करेंगे। इस चर्चा में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, द्विवेदी युग और मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक योगदान, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक सम्मान, इन बिंदुओं को आज हमने इस चर्चा में शामिल किया है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। किसी भी कवि और कविता को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उन युगीन परिस्थितियों को समझें जिन परिस्थितियों में कवि ने कविता लिखी या कवि लिखने के लिए विवश हुआ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कालखंड द्विवेदी युग के प्रतिनिधि और सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। द्विवेदी युग की कालावधि सन 1900 से 1915 ईस्वी तक मानी गई है और यह कालखंड भारत के लिए अंग्रेज़ों की दासता, परतंत्रता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से निराशा भरा कालखंड था। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर लाकर खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम दशकों का समधिक महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग रखा गया। वैसे इस कालखंड को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में यह काल ब्रिटिश शासन के दमन चक्र तथा भारतीय जनमानस की हताशा और निराशा का काल है। पराधीन भारतीय जनमानस की निराशा, हताशा और दुर्दशा तथा साहित्यकारों द्वारा इस परिस्थिति से बाहर आने हेतु किए गए साहित्यिक प्रयासों को जानने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को देखा जा सकता है। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, रोवहूँ सब मिली के आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, अर्थात जिस देश के निवासियों को ईश्वर ने सबसे पहले धन बल से संपन्न किया, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, कि इस संपूर्ण विश्व में सभ्यता का पाठ पढ़ने वाला सबसे पहले भारतीय है और भारत से ही समस्त सभ्यताओं को प्रेरणा मिली है। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, कि भारतीयों ने विश्व में सबसे पहले भौतिक संपन्नता को प्राप्त किया और विद्याओं का अर्जन किया, ज्ञान का अर्जन किया। तत्पश्चात उन्होंने सारे विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब वही भारतवासी विश्व में सबसे पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। आज जो भारत की दुर्दशा अंग्रेज राज में हो रही है, गुलामी के कारण, परतंत्रता के कारण, पराधीनता के कारण, वह देखी नहीं जाती है। निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, शीश धुनत पछताई, जागो जागो रे भारत भाई। कि आज भारतवासियों को अपने उद्धार का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा है। सिर धुनकर पछताने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए अब समय रहते हमें जाग जाना चाहिए। ये जो भारत दुर्दशा नाटक से पंक्तियाँ ली गई है, वो उस समय के भारत की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युगीन कवियों ने भारत की दुर्दशा से निकालकर भारत में एक नई आशा का संचार करवाया। यहाँ ये देखने योग्य बात है कि भारतेंदु युगीन साहित्यकार जहाँ भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गए, वहीं द्विवेदी युगीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा और अंधकारपूर्ण स्थिति के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। उन्हें आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान का मार्ग दिखाया। उन्होंने भारत के गौरवपूर्ण अतीत और समृद्ध परंपरा का बखान कर भारतवासियों में आत्मगौरव और कर्मठता की भावना जागृत की। जड़ता, रूढ़िवादिता से मुक्त कर प्रगति, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। आदर्शवाद, नैतिकता, भाईचारा, कर्तव्यपरायणता और देश प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा दिया। द्विवेदी युगीन कवि शंकर ने बलिदान गान में कहा था, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देश की हीन दशा धैर्य, गांधीर्य, शौर्य तथा कला कौशल के अभाव, आलस्य, फूट, खुदगर्जी, मिथ्या कुलीनता, दंभ आदि भारतीय समाज की कमजोरियों पर भी इस युग के कवियों ने प्रहार किया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने इन कमजोरियों का उल्लेख कर उनके निवारण की कामना की है। भरतखंड का हाल वे लिखते हैं, भरतखंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, जरा फूट की दशा खोलकर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो, है दौलत की शैखी कहीं, बल का कहीं गुमान है खानदान का मद कहीं, कहीं नाम का ध्यान है। इन कवियों का ये प्रयास रहा है उस समय के भारतीय जनमानस को समझाने का कि ये हमारी एकता और भाईचारा का समय है। हमें एकजुट होकर के अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होना है, अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है, अंग्रेजी सत्ता को देश से उखाड़ फेंकना है। देश की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ प्रथाओं तथा धार्मिक आडंबरों का द्विवेदी युगीन कवियों ने स्पष्ट शब्दों में प्रत्याख्यान किया तथा मातृभूमि की महिमा का गान देशभक्ति का प्रमुख अंग उस समय रहा। इस युग के कवि मानव की गरिमा, महिमा और सामर्थ्य का पक्ष धर रहा है। कवियों ने कविता में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण कर कविता के वर्ण विषय का अपार विस्तार किया तथा सामान्य से सामान्य जीवनगत विषयों पर कविता लिखी। कारण यह कि इससे पहले की जो कविता थी वह देवी देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर ही केंद्रित हुआ करती थी। सामान्य जन की दशा के संदर्भ में कविताएं बहुत कम लिखी जाती थी, जैसे हम रीतिकाल देख सकते हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की इस दिशा को बदलने की कोशिश की और उसे जीवन से जोड़ने की, जीवन के यथार्थ से जोड़ने का प्रयास किया।
सामान्य से सामान्य जीवनगत विषयों पर कविता लिखी जो अब तक साहित्य से बहिष्कृत थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को प्रेरित करते हुए लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। नीति और आदर्श इस युग के कवियों की कविता का मुख्य विषय रहा है या मुख्य विशेषता रही है। इतिहास पुराण से ग्रहित कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित उज्ज्वल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। देशवासियों में गौरव तथा उत्साह का भाव जागृत इस काल के कवियों ने किया। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने अंग्रेजी सत्ता षड्यंत्रों और अत्याचारों से हताश, निराश, अकर्मण्यता और अपने भाग्य को कोसने की मानसिकता से ग्रस्त भारतीय जनमानस में उत्साह, आत्मगौरव, देशभक्ति, आत्म बलिदान और उद्यमशीलता का संचार कर उसे उस दशा में पहुंचाया जहां पहुंचकर वह विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर, कृत संकल्प और सक्षम हो सके तथा स्वराज का सपना देख सके। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इस युग के प्रतिनिधि, सर्वाधिक लोकप्रिय और विशिष्ट कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता में देशभक्ति और अपनी शक्ति का एहसास कराया। अब हम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा है। अब तक हमने द्विवेदी युग की जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी, कवियों के जो विचार थे, उसका वर्णन किया है। अब हम द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और हमारे आलोच्य कवि जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उनके जीवन परिचय की जानकारी लेंगे, क्योंकि कई बार उनके जीवन परिचय से संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का नाम लेते ही लगता है कि वे हिंदी के वरदहस्त हैं, साहित्यकारों के प्रेरक हैं, सबको कर्म के लिए प्रेरित करने, झकझोरने और उत्साहित करने वाले, अपने अस्तित्व का भान कराने वाले, जागृत करने वाले हैं। तभी तो वे साहित्य जगत में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। सभी जो बड़े साहित्यकार थे वे उन्हें दद्दा के नाम से पुकारते थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण गुप्त राम भक्त तथा काव्य प्रेमी थे। और माता सरयू देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। मैथिली शरण गुप्त चिरगांव की प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी का ज्ञान प्राप्त कर काव्य रचना में तल्लीन हो गए। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वेश्युपरक नामक पत्र में प्रकाशित होती थी। बाद में मैथिली शरण गुप्त को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, का वरदहस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ। द्विवेदी जी इन्हें कविता लिखने के लिए प्रेरित करते थे और उनकी रचनाओं में संशोधन करके सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करते थे। इससे मैथिली शरण गुप्त की काव्य प्रतिभा का विकास हुआ। गुप्त जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना है। तो काव्य का आधार रामायण,
महाभारत तथा अन्य पौराणिक कथाएं हैं। राष्ट्रीय जागरण और स्वाधीनता के मूल्यों से ओतप्रोत उनका काव्य उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित करने में सहायक रहा है। यहाँ ये बता दें कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की जो उपाधि दी है वह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। कविवर मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, अतः उनकी कविता में द्विवेदी युगीन कविता की समस्त विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। इस काल में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नवजागरण, स्वातंत्र्य चेतना, मानवतावाद, सामाजिक समता और गांधीवाद का बोलबाला था। अतः गुप्त जी ने भी अपनी रचनाओं में इन मूल्यों का समावेश करते हुए युगबोध एवं समसामयिकता की प्रवृत्ति का परिचय दिया। राष्ट्रीयता तथा गांधीवाद, गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु हैं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी की भारत भारती जो रचना है वो राष्ट्रीयता एवं स्वातंत्र्य चेतना से ओतप्रोत ऐसी रचना है जिसकी शक्ति और प्रभाव से डरकर अंग्रेज सरकार ने इस रचना को प्रतिबंधित कर दिया था। यह उनकी राष्ट्रीय जागरण की प्रतिनिधि काव्य रचना है। यह रचना भारतवासियों में आत्मगौरव व देश के प्रति सम्मान की भावना जागृत करती है। यह रचना बताती है कि हम क्या थे, हमारी हस्ती क्या थी और आज क्या हो गई तथा उसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी है। उस समय इसका प्रभाव ऐसा था कि हर भारतीय को अंग्रेजों की दास्ता और बदहाली से मुक्त होने के लिए बेचैन करती थी। इस रचना में उन्होंने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति पाने का संदेश देते हुए लिखा है कि शासन किसी पर जाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो, संभव नहीं है किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। भारतवासियों के अहिंसापूर्ण आंदोलनों एवं सत्याग्रह की शक्ति का उद्घोष करते हुए गुप्त जी ने तत्कालीन युग का चित्रण इन पंक्तियों में अंकित किया है। अस्थिर किया टोप वालों को, गांधी टोपी वालों ने, शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने। अब हम देखते हैं कि उनका साहित्यिक योगदान क्या है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य यात्रा द्विवेदी युग से प्रारंभ होकर छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता के लंबे दौर तक फैली हुई है। देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, नारी मुक्ति की समस्या आदि गुप्त जी के काव्यों के प्रमुख विषय रहे हैं। अपने विस्तृत भाव को प्रस्तुत करने के लिए गुप्त जी ने व्याकरण सम्मत खड़ी बोली को आधार बनाया। मुहावरे व लोकोक्तियों का यथास्थान प्रयोग उनके काव्यों को लोकोन्मुखी बना देता है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली काव्य भाषा को आधार प्रदान करती है। अब उनके साहित्यिक योगदान की चर्चा अगर उनकी रचनाओं की बिना की जाए तो वो चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, खंडकाव्य लिखे हैं, कविताएं लिखी है, नाटक लिखे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने कविता, खंडकाव्य, महाकाव्य तथा अन्य विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लेखन किया है। साकेत और यशोधरा उनके महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। इनके द्वारा लिखित खंड काव्य है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्ध्य,
अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक्र संहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णु प्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवदास, भूमि भाग। और जो इन्होंने नाटक लिखे हैं, रंग में भंग, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति, शैरंद्री, स्वदेश गीत संगीत, हिडम्बा, हिंदू, चंद्रहास, तिलोत्तमा तथा अनघ जैसे नाटकों की रचना इन्होंने की है। और एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है उच्छ्वास। मैथिली शरण गुप्त जी अपने युग के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उनकी छवि एक राष्ट्र कवि के रूप में उन्हीं के जीवन काल में व्याप्त हो गई थी। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से सभी क्षेत्रों में उनकी ख्याति थी और उनको उनके जीवन की वो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो उनको सम्मान भी मिला। उन सम्मानों की चर्चा भी यहाँ पर की जानी चाहिए। गुप्त जी की अनवरत रचनाशीलता के लिए साहित्य जगत से यथोचित सम्मान की प्राप्ति हुई। 1936 ईस्वी में साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साकेत रचना के लिए उन्हें वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। 1948 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि से विभूषित किया। सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में रहे। हिंदी जगत में ये सदैव राष्ट्र कवि के रूप में प्रख्यात रहे। 1964 में गुप्त जी का निधन हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुप्त जी की साहित्यिक सेवाएं एवं देशभक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व देशभक्ति से भरा हुआ है। उन्होंने साहित्य लेखन के माध्यम से देश की स्वतंत्रता और स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार ये मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक व्यक्तित्व था, कृतित्व था और साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान था। अब अगले व्याख्यान में हम जो हमारे पाठ्यक्रम में कविता है नर हो न निराश करो मन को, उसका अध्ययन करेंगे और उसके संदर्भ में बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।